जिसके अंदर मैंने आपको बाज़ार असफलता का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, और वो कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो फेल हो जाती है ये मैंने आपको बताया था। तो जिसके अंदर हमने बेसिकली 4 तरीके के रीज़न पढ़े थे। सबसे पहला जो रीज़न था वो था अपूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा जो रीज़न था बाह्यताएँ, तीसरा है अपूर्ण सूचना और चौथा है सार्वजनिक वस्तुएं। ये 4 सबसे बड़े रीज़न हैं जो कि मार्केट को फेल कर देते हैं, जिसमें से हमने जो है कल एक रीज़न को पढ़ चुके हैं, बाह्यताएँ क्या होती हैं, कितने तरीके की होती है और ऐसे आखिर वो कैसे मार्केट फेलियर का रीज़न है। उसके अंदर कई सारे डायग्राम हैं, ठीक है। तो उसको उत्पादन के, उपभोग के, धनात्मक, ऋणात्मक, कौन सा डायग्राम कैसे बनेगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो 15 से 20 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अब अगला जो रीज़न है मार्केट को फेल का, इसका नाम है अपूर्ण सूचना और अपर्याप्त सूचना। इसमें कोई डायग्राम नहीं है, फुल्ली थ्योरेटिकल है, ठीक है। ये आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अपनी डेली लाइफ के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है अपूर्ण सूचना या अपर्याप्त सूचना, इसका मतलब क्या होता है। भाई आप खुद सोचो, अपूर्ण का मतलब क्या होता है। एक वर्ड होता है पूर्ण और एक वर्ड होता है अपूर्ण। पूर्ण का पूरी जानकारी नहीं होती हाँ, इसीलिए। तो अपूर्ण सूचना का मतलब है कि भाई पूरी जानकारी नहीं है किसी भी चीज़ की। जब पूरी जानकारी नहीं होती तो हम उसको अपूर्ण सूचना या अपर्याप्त सूचना के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि बाज़ार में क्रेता और विक्रेता की बाज़ार से संबंधित पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होती तो उस स्थिति में भी बाज़ार क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इस अपूर्ण सूचना समस्या को लेमन समस्या के नाम से भी जाना जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेमन प्रॉब्लम इसको कहते हैं। लेमन का मतलब यहाँ पे नींबू से नहीं है, नींबू वगैरह से नहीं है लेमन का वर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं, इसको प्रस्तुत करने वाला जो इकोनॉमिस्ट है उनका नाम जॉर्ज एकरलॉफ है। उन्होंने ये लेमन शब्द जो है यूज़ किया था, ठीक है। तो ये लेमन शब्द नींबुओं की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कहीं सोचो कि लेमन नींबू को कहते हैं। लेमन शब्द यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है घटिया और पुरानी कारों के लिए प्रयोग किया गया है। लेमन समस्या को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। देखिए बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अपूर्ण सूचना का मतलब मैंने आपको ये बोला, अपूर्ण सूचना या अपर्याप्त सूचना का मतलब ये होता है कि भाई जब भी कोई दो पार्टीज़ आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, जब भी कोई दो पार्टीज़ आपस में ट्रांजैक्शन करती है और दोनों में से किसी एक पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है, अब वो कोई भी हो सकती है, जब दो पार्टीज़ के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है और दोनों में से किसी एक पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरे के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको अपूर्ण सूचना के नाम से या अपर्याप्त सूचना के नाम से जाना जाता है। इसको लेमन प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। इसको, इस चीज़ का खोज करने वाले का नाम क्या है, जॉर्ज एकरलॉफ इनका नाम है। इन्होंने जो है इस चीज़ की ये कह सकते हो खोज की थी, और लेमन शब्द जो है इन्होंने यहाँ पे जो यूज़ किया है, इस प्रॉब्लम को इन्होंने क्या नाम दिया है, लेमन प्रॉब्लम। और ये जो लेमन वर्ड है यहाँ पे पुरानी और घटिया कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आखिर ये लेमन प्रॉब्लम क्या होती है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इसको ज़रा बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हर जगह लेमन प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हर जगह लेमन प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलती है। अपर्याप्त सूचना आखिर कैसे मार्केट फेलियर का रीज़न बनती है। इसके अंदर बेटा मैं 3 से 4 वर्ड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नैतिक दबाव, मॉरल हज़ार्ड, कई सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान से समझने हैं। सेपरेट इन पे शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में आता है, तो जो जो मैं बोलूँ उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं लेमन प्रॉब्लम क्या होती है। लेमन प्रॉब्लम उनने बोला पुरानी और घटिया कारों के लिए यूज़ किया गया है। एक एग्जांपल है बिल्कुल सिंपल सा, आपको यही समझ में आ जाएगा।
कह रहा है मान लीजिए एक कार का डीलर पुरानी कारों की बिक्री का कार्य करता है। एक बंदा है जिसका काम है पुरानी गाड़ियों को बेचने का काम, ठीक है, तथा वह प्रत्येक पुरानी कार की वास्तविक स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानता है। ये सिंपल सी बात है, एक बंदा है कार का डीलर, पुरानी गाड़ियों को बेचने का काम है, उसके पास पुरानी गाड़ियां हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक बंदा बना लेते हैं, इस बंदे का नाम है ए, ठीक है जी। तो ये बंदा जो है पुरानी गाड़ियों का इसका बेचने का काम है। तो बेटा इसके पास जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, इस बंदे के पास तो एक एक गाड़ी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सी गाड़ी कैसी है, किस गाड़ी की क्या कंडीशन है, ये सब जानता है। ये गाड़ी बेचने वाला है, तो ये कौन है? ये है बेटा विक्रेता, ठीक है जी, क्योंकि ये गाड़ी बेचने वाला है। इसको गाड़ी के रिगार्डिंग जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं सेकेंड हैंड कार्स, इसको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसका बेचने का काम है। लेकिन वह क्रेता को उसके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से सही उपलब्ध नहीं कराता है। अब कोई गाड़ी है, कोई भी अब ये गाड़ी बेचना चाहता है, एक बंदा गाड़ी खरीदने आया, बी बंदा, ये क्रेता है। क्रेता होता है खरीदने वाला और विक्रेता होता है बेचने वाला। अगर ये बंदा इसके पास कोई भी गाड़ी लेने आएगा, इसके पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, इस बंदे को पता है कि मेरे पास, मान लो इसके पास 5 गाड़ी है, एक गाड़ी है एक्स, एक गाड़ी है वाई, एक गाड़ी है जेड, या मान लो 3 गाड़ियाँ हैं। अब बी बंदा जब ए के पास गाड़ी खरीदने आएगा तो ए को तो एक एक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि एक्स गाड़ी कैसी है, वाई गाड़ी कैसी है और जेड गाड़ी कैसी है। अब बी अगर एक्स गाड़ी मान लो खरीदने आया, उसने बताया तीनों गाड़ियों के बारे में और उसको एक्स पसंद आ रही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ए के पास है कि भाई एक्स गाड़ी कैसी है, सही है नहीं है, तो ए जो है जब वो गाड़ी बेचने के पर्पज़ से बी को बताएगा, बहुत अच्छा बताएगा, अरे भाई साहब आप लेके तो जाइए, गाड़ी एकदम मस्त है, आप एक बारी लेके जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये है वो है, इतना एवरेज देती है, ये करती है वो करती है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे भी करके गाड़ी बिक जाए। लेकिन जो सच्चाई है, वास्तविक स्थिति, वो गाड़ी एक्चुअल में है कैसी, बेचने में तो बेच देगा, लेकिन एक्चुअल में वो कैसी है वो केवल ए को पता है, वो बी के बारे में बी को नहीं बताएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्रेता एक बार विक्रेता से प्राप्त जानकारी के आधार पर भले ही कार खरीद ले। अब इनने क्या हुआ, उसने बताया और उनने गाड़ी खरीद ली उसके बिहाफ पे, तो क्या, और गाड़ी एक्चुअल में वैसी नहीं थी जैसी उसको बताई गई, तो अब क्या होगा, भले ही एक बारी उसने ट्रस्ट करके एक बारी उसने खरीद ली, लेकिन जब उसे वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी तो वह आगे कभी भी उस कार डीलर से कार खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। क्या हुआ इसका मतलब? सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक तुम हो और एक मैं हूँ, मेरे पास एक स्कूटी है, ठीक है, मेरी स्कूटी कैसी है वो बेटा मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो मेरी स्कूटी है, मैं उसको चलाता हूँ, तो वो स्कूटी कैसी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो केवल मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। अब आप उसको ख़रीदने के लिए आई कि मैं स्कूटी बेचना चाहता था, आप ख़रीदने के लिए आई कि मैं ख़रीदना चाहती हूँ, तो आप हो क्रेता, मैं हूँ विक्रेता। तो मैं जब उस स्कूटी को बेचूंगा आपको, तो सिंपल सी बात है, उसकी कमियां थोड़ी ना बताऊंगा मैं, उसकी अच्छाई ही तो बताऊंगा, अरे बहुत बढ़िया है, सही एवरेज देती है, मस्त चलती है, ये वो, और कैसे भी करके आपको बेच दूंगा। आपने तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके उसको ख़रीदा, लेकिन अगर मान लीजिए स्कूटी वैसी नहीं निकली जैसी बताई गई है, तो आगे इन फ्यूचर आप मेरे से कभी भी कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ क्या करा, धोखा करा। तो सेम ऐसा ही गाड़ियों के मार्केट में होता है, गाड़ियों के मार्केट में, कार मार्केट के अंदर सेम ऐसा ही देखा जाता है कि जो कार के डीलर होते हैं, वो कार कोई भी हो, कार अच्छी हो या कार बुरी हो, सबके बारे में जो विक्रेता आता है उसको सेम इन्फॉर्मेशन देते हैं।
जिसकी वजह से अगर इन केस कभी कोई क्रेता उनकी बातों में आकर कोई बेकार गाड़ी खरीद लेता है और फिर गाड़ी वैसी नहीं निकलती, सेकंड हैंड गाड़ी अगर ख़रीद लेता है और गाड़ी ऐसी नहीं निकलती, तो फ्यूचर में कभी भी उस डीलर से कार नहीं खरीदेगा। और दूसरा, उसके दिमाग में एक बात और बैठ जाएगी। क्या बैठ जाएगी बेटा उसके दिमाग में? एक और बात, अबे बेकार होता है ये सेकेंड हैंड वगैरह, सब ऐसी ही होती है, बेकार होती है, मैंने ली थी, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। जैसे लाइक जितने भी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चलते हैं, OLX है ना, OLX वगैरह पे क्या होता था, जैसे OLX जब नया नया आया था, OLX जब पुराना यूज्ड प्रोडक्ट जो है, यूज्ड प्रोडक्ट बिकते हैं, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसके पास ज़्यादा है बेटा? जो बेचने वाला है उसको पता है ना। जैसे OLX में मान लो कोई फ़ोन बेच रहा है अपना, तो बेटा वो फ़ोन जिसका है उसके बारे में उस जो उसका ओनर है उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। और अगर जब हम किसी को बेच देते हैं, उसको जब वो ख़रीद लेता है तब उसको पता चलता है उसकी सच्चाई क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसने एक बारी को ट्रस्ट करके उससे कार ख़रीद ली, लेकिन अगर कार वैसी नहीं निकलेगी तो वो इन फ्यूचर उस डीलर से कभी भी कार नहीं खरीदेगा। जब बाज़ार में अच्छी कारों के साथ साथ पुरानी और घटिया कारों की बिक्री भी विद्यमान होती है, तो ऐसे में घटिया कारों के जो विक्रेता होते हैं ना, बाज़ार में अपूर्ण सूचना के आधार पर अच्छी कार की विक्रेता की तुलना में अपनी उत्पाद को बेचने में सफल हो जाते हैं। ये लाइन बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोला उसने कि जो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक कार मार्केट है बेटा, ठीक है, और दो बंदे हैं, एक बंदा है A और एक बंदा है B। ए बंदे ने एक कार खरीदी, ठीक है, और केवल 1 साल चलाई, केवल 1 साल नई गाड़ी खरीदी थी ए ने, और केवल 1 साल चलाई। अब इसका मन भर गया, अब इसको कोई दूसरी गाड़ी चाहिए। गाड़ी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल न्यू गाड़ी है, 1 साल चली हुई है बस, और वो गाड़ी अपनी बेचने आ गया यहाँ पे। अब तो पुरानी है ना उसके लिए, है तो पुरानी, चाहे 1 साल चला या 1 महीना चला, या मान लो 1 महीना चला दी, मान लो। और लो, एक और व्यक्ति है B, इसने भी कार खरीदी, इसकी जो कार है वो 10 साल चली हुई है, और ये भी अपनी गाड़ी बेचने आ गया यहाँ पे। तो गाड़ियाँ तो दोनों ही पुरानी हैं, लेकिन A को तो पता है ना, और जो B की गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा चली हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हैं, और जो A की गाड़ी है कम चली हुई है और गाड़ी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके की सिचुएशन में। तो A को तो पता है मेरी गाड़ी कैसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी गाड़ी में, लेकिन B की जो गाड़ी है उसमें प्रॉब्लम भी और कई ज़्यादा चली हुई है। लेकिन अब एक बंदा है C बंदा इस गाड़ियाँ खरीदने आएगा, तो उसके लिए तो बेटा दोनों कारें सेम ही हैं, दोनों कारें सेकेंड हैंड ही हैं, पुरानी ही हैं। भले ही A की जो गाड़ी है वो अच्छी है बेटा, और B की जो गाड़ी है वो बेकार है, लेकिन C के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही गाड़ी पुरानी है। वो तो इसी मकसद से आया है कि जो कार की जो मार्केट होती है, जहाँ ओल्ड कार्स मिलती हैं, वहाँ सभी गाड़ियाँ बेकार ही होती हैं, घटिया ही होती हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों ही बेकार हैं, लेकिन A को पता है कि मेरी गाड़ी अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ए तो अपनी गाड़ी के बेटा महंगी कीमत लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी गाड़ी तो बढ़िया है, मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी गाड़ी की महंगी कीमत लगाएगा। और जो B है उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, ज़्यादा चली हुई है, तो वो मान लीजिए अपनी गाड़ी को 20,000 में बेचना चाहता है, 20,000 में, ठीक है, और ये अपनी गाड़ी को 1 लाख में बेचना चाहता है। तो अब उसने क्या लिखा, जब बाज़ार में अच्छी कार और बुरी कार दोनों साथ साथ होती हैं, अच्छी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, बुरी गाड़ियाँ भी हैं, ज़्यादा चली हुई भी है, कम चली हुई भी हैं, ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो दोनों तरीके की गाड़ियाँ सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर होती हैं। तो क्या कह रहा है, ऐसे में घटिया कारों के जो विक्रेता होते हैं बाज़ार में अपूर्ण सूचना के आधार पर, ये जो C बंदा है बेटा,
ये सी बंदा गाड़ियाँ खरीदने आया, इसको नहीं पता कि ये वाली गाड़ी अच्छी है और ये वाली गाड़ी बुरी है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो बेचने वालों के पास होती है ना, खरीदने वालों के पास हमेशा कम इन्फॉर्मेशन रहती है। तो सी के पास कम इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अपूर्ण सूचना हो गई, और अच्छी कार के विक्रेताओं की तुलना में अपने उत्पाद को बेचने में जो है सफल हो जाते हैं कौन, घटिया कारों के विक्रेता। अब जब सी गाड़ी यहाँ पे खरीदने आएगा, सी की नज़र में दोनों गाड़ियाँ बेकार हैं, ठीक है जी, ए अपनी गाड़ी के 1 लाख मांग रहा है, बी इतने मांग रहा है। तो जब सी यहाँ पे खरीदने आएगा गाड़ी को, सी मैक्सिमम कितने रुपए देने के लिए तैयार है, सी मैक्सिमम जो है 30,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तो ए तो अपनी गाड़ी बेचेगा ही नहीं 30,000 रुपये में, ए क्यों बेचेगा अपनी गाड़ी, अबे वो तो उसकी गाड़ी तो अच्छी है, उसे पता है मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 1 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार है। तो ए अपनी गाड़ी नहीं बेचेगा, तो ए की गाड़ी बाज़ार से हट जाएगी, ठीक है, और वो अपनी बेचेगा ही नहीं, वो क्या कर रहने दे, कभी बाद में बेचेंगे। और जो बी है, बी अपनी गाड़ी को 20,000 में बेचने के लिए तैयार था, 20,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार था, ठीक है जी, 20,000 रुपये में, जबकि सामने वाला कितना देने के लिए तैयार है, 30,000। और बी के तो मज़े आ गए, बी को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही पैसे सी देने के लिए तैयार है, तो बी अपनी गाड़ी बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, घटिया कार बिक गई, अच्छी कार नहीं बिकी। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कि भाई सेकंड हैंड कार के अंदर, सेकंड हैंड कार मार्केट होती है, वहाँ केवल घटिया कारें ही बिकती हैं, अच्छी कारें जो है नहीं बिकती हैं, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अपूर्ण सूचना। तो अब ये क्या कह रहा है, तथा बाजार से अच्छी कारों की बिक्री को बाहर कर देती है, जो कि बाजार असफलता के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। तो घटिया कारों ने क्या करा, घटिया कारों ने अच्छी कारों को मार्केट से बाहर कर दिया, जो कि मार्केट फेलियर का रीज़न है, जिसकी वजह से यूज्ड कार मार्केट के अंदर केवल घटिया कारें ही बिकती हैं, अच्छी कारें नहीं बिकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को क्या नाम दिया गया है, इस प्रॉब्लम को नाम दिया गया है लेमन प्रॉब्लम। जॉर्ज एकरलॉफ ने इसको लेमन प्रॉब्लम का नाम दिया है कि घटिया कारें क्या करती हैं, अच्छी कारों को मार्केट से बाहर कर देती हैं। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अभी हमने एक मार्केट के अंदर समझा है, एक मार्केट के अंदर ये जो प्रॉब्लम है अपूर्ण सूचना, ये हर मार्केट में देखने के लिए मिलती है। अभी मैंने आपको गाड़ी की मार्केट में बताया, अब मैं आपको इंश्योरेंस मार्केट के अंदर बताऊंगा, बीमा बाज़ार में, कि जब कोई दो व्यक्ति इंश्योरेंस खरीदते हैं तो कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो आपको मेंशन करेगा कि आपको किस मार्केट के अंदर बताना है। लेमन प्रॉब्लम पूछ सकता है कि बीमा बाज़ार में अपूर्ण सूचना क्या होती है, वो आपको मार्केट बताएगा कि इस मार्केट के अंदर बता भाई ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है। तो अपूर्ण सूचना का मतलब होता है जब क्रेता और विक्रेता में से दोनों पार्टीज़ के बीच में से एक पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरी पार्टी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्योंकि एक पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है और वो बेसिकली क्रेता ही होता है, खरीदने वाला ही होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब गलत डिसीज़न ले लिया जाता है तो वो भाई अपूर्ण सूचना होता है। और लेमन प्रॉब्लम क्या है, लेमन प्रॉब्लम जो है वो पुरानी गाड़ी और नई गाड़ियों के लिए प्रयोग किया गया है ये वर्ड लेमन, कि आखिर कैसे जो कार मार्केट होती है वहाँ केवल घटिया कारें ही बिकती हैं, वहाँ अच्छी कारें नहीं बिकती हैं। ये आपको इस एग्जाम्पल में समझाया गया है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है लेमन प्रॉब्लम को उदाहरण की सहायता से समझाइए। अब यही लेमन प्रॉब्लम कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती है, यही लेमन प्रॉब्लम हमको जो है बेटा बीमा बाज़ार में भी देखने के लिए मिलती है, इंश्योरेंस मार्केट में भी सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। इंश्योरेंस मार्केट का मतलब जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस खरीदता है तो उसके सामने उस मार्केट में भी यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जैसे कि देखिए क्या कह रहे हैं, बीमा बाज़ार में भी पुरानी कारों के बीमा कराने के संबंध में
पुरानी कारों के बीमा कराने के संबंध में बीमा कंपनियों को कई बार मुआवजे के रूप में अत्यधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप बाजार असफल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे इसने यहाँ पे गाड़ियों का भी बेटा इंश्योरेंस होता है, हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है आजकल, ह्यूमन का, गाड़ी का, फायर का, चोरी का, हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। तो जब गाड़ी का इंश्योरेंस होता है तो मान लो दो तरीके की गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है, ठीक है। तो एक गाड़ी बी है, गाड़ी ए जो है वो ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, और गाड़ी बी जो है वो कम ख़राब है, ठीक है जी। गाड़ी ए जो है वो ज़्यादा ख़राब है, गाड़ी बी कम ख़राब है। तो क्या कहते हैं, जो गाड़ी कम ख़राब है, ऐसा हो सकता है इंश्योरेंस के अंदर जब हम इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी व्हीकल वगैरह का, तो उसमें क्या होता है, हमें एक श्योरिटी अमाउंट मिलता है कि अगर भाई कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो इस गाड़ी के अंदर तो ज़्यादा ख़राबी है, तो हो सकता है जो इसका मालिक है वो इससे जितनी एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो सोच रहा था मैं अपनी गाड़ी 50,000 में बेच दूंगा लास्ट, पता चला इंश्योरेंस वाला इसको कितने पैसे दे रहा है, 70,000 रुपये। तो ये क्या हुआ, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है अपूर्ण सूचना की। ए को पता है मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ख़राबी है, लेकिन इंश्योरेंस वाला क्या कर रहा है, जो बीमा कंपनी होती है कभी कभार क्या कर देती हैं, कभी कभार अत्यधिक राशि का भुगतान करना पड़ जाता है। वो गाड़ी उतनी वैल्यू की होती नहीं है जितना इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अगर ये आपको गाड़ी वाला समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप गाड़ी नहीं चलाते हो तो आपको नहीं पता होगा। अगर आपके पास स्कूटी वगैरह है आपकी, आप उसका इंश्योरेंस कराते हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज़ आप ये दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हो, ये बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है। बीमा मार्केट के अंदर मुझे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, ठीक है जी। तो हमारी हेल्थ के बारे में हमसे ज़्यादा तो अच्छा और कोई नहीं जानता। अगर मैं आपको बोलूँ अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, तो आपकी हेल्थ के बारे में आपसे ज़्यादा बेटर तो कोई भी नहीं जानता बेटा। अब मान लो मुझे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, ठीक है, मुझे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना है और मेरी बॉडी के अंदर मान लो मैं सब कुछ करता हूँ, सिगरेट, शराब, सब कुछ। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे पता है भाई मेरी बॉडी में तो दिक्कत है और मैं तो कभी भी लुढ़क सकता हूँ, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बीमारियाँ हैं, वो बस मुझे पता है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस की जो है पॉलिसी को लेता है, एक मिनट रुको जरा। तो कह रहा है मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीमा कंपनी से हेल्थ पॉलिसी लेता है, वो व्यक्ति मैं हूँ, मेरी हेल्थ में कितनी प्रॉब्लम है वो मुझे ही पता है केवल, ठीक है जी, एक मिनट रुको ज़रा। तो अब क्या होगा, ऐसे में उस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण ज्ञान है, लेकिन बीमा कंपनी को नहीं है। मैं अपनी, हाँ जी सर, हेल्थ का भी इंश्योरेंस होता है? ये लो, अरे आजकल हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है बेटा आजकल। एक मिनट, तो अगर मुझे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो मेरी हेल्थ कैसी है मुझे तो पता है कि भाई मेरे को तो बहुत सारी बीमारियां हैं और मैं तो कभी भी लुढ़क सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो अपनी हेल्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन बीमा कंपनी को नहीं है। तो मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बीमा कंपनी के पास कम इन्फॉर्मेशन है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा लेगी मेरा, इतनी बीमारी है जितना मुझे पता है टेस्ट करा के हो सकता है उतना उसको ना पता चले, और क्या है। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी के पास कम इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यदि वह बीमा कंपनी को पूर्ण ज्ञान ना दे तथा अपूर्ण सूचना के आधार पे बीमा कंपनी उस व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दे देती है। मैंने कंपनी को सच सच नहीं बताया कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम थी, और मैंने थोड़ी बहुत बता दी, थोड़ी बहुत नहीं बताई, और बाकी कंपनी ने टेस्ट करा लिया तो इतना भी कंपनी को नहीं पता चला कि क्या क्या एक्चुअल में इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, झूठी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे मैंने उससे हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया। मुझे तो पता है मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, और अगर इन केस फ्यूचर में कुछ हुआ तो उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर इन केस फ्यूचर में आपको कुछ भी हो जाता है
तो और आप हॉस्पिटलाइज वगैरह हो जाते हो 24 घंटे से ज़्यादा वगैरह के लिए, सारा हर्जाना कौन भरेगा? अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो सब कुछ वो कवर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अस्वस्थ होने पर, मतलब हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया, वह व्यक्ति बीमा कंपनी से अधिक राशि प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। तो ऐसे में अपूर्ण सूचना के आधार पे बीमा बाजार क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति LIC खरीदता है, बीमा खरीदता है, इंश्योरेंस खरीदता है किसी भी टाइप का, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस मार्केट में भी सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक पार्टी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरी पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है हर जगह हमको देखने के लिए मिलती है। तो दो मार्केट में बेटा मैंने आपको बताया है, दो मार्केट के अंदर, पहला मैंने आपको बताया लेमन प्रॉब्लम पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी यूज्ड कार मार्केट के अंदर डील है, वहाँ पे भी अपूर्ण सूचना पाई जाती है, बीमा बाजार में भी अपूर्ण सूचना पाई जाती है, हर जगह अपूर्ण सूचना पाई जाती है। ठीक है जी। अब ज़रा ध्यान से समझिए, अगर वो आपसे पूछे अपूर्ण सूचना क्या होती है, आखिर ये लेमन प्रॉब्लम क्या है, और बीमा बाजार में अपूर्ण सूचना क्या है, और यहाँ पे आखिर कैसे मार्केट फेल हो जाती है, तो ये आपको यहाँ पे लिख के आना है। फुल्ली थ्योरेटिकल है, कोई डायग्राम नहीं है, और बहुत ही ईजी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है। भाई सिंपल सी बात है, आपको स्कूटी खरीदनी है, ठीक है, आपको अपनी फ्रेंड से स्कूटी खरीदनी है, तो बेटा वो स्कूटी कैसी है आपकी फ्रेंड से बेहतर आप तो नहीं जानते ना, स्कूटी उसकी है। तो आप जब उससे ख़रीदने जाओगे तो आपकी फ्रेंड तो अपनी स्कूटी के बारे में अच्छा ही बताएगी कि बहुत अच्छी है, हाँ तू ले ले और मस्त चलती है, कोई तेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपने उस पर भरोसा करके स्कूटी को ख़रीद लिया, बाद में पता चलता है ख़रीदने के बाद कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एक बारी तो वो आपको टोपी पहना सकती है, लेकिन दोबारा अगर आप उससे कुछ ख़रीदने जाओगे, दोबारा आप उससे कभी कुछ नहीं ख़रीदोगे। तो आपके पास अपूर्ण सूचना थी जिसके बिहाफ पे आपने उस पर ट्रस्ट करके उसको ख़रीदा, लेकिन आपका पपलू बन गया, तो वो लेमन प्रॉब्लम है गाड़ी वाला। बीमा बाजार में क्या है, कोई भी इंश्योरेंस जब हम खरीदते हैं किसी भी टाइप का, तो हमेशा ख़रीदने वाले के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और बीमा कंपनी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बीमा कंपनी को जितना अमाउंट पे करना चाहिए था उससे ज़्यादा अमाउंट ही पे कर जाती है, तो उसमें बीमा कंपनी का लॉस हो जाता है, क्योंकि बीमा कंपनी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। अब ज़रा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, दो वर्ड आपको समझने हैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। सबसे पहला जो वर्ड है ये है प्रतिकूल चयन, और दूसरा जो वर्ड है ये है बेटा आपका नैतिकता का अभाव, नैतिकता की समस्या। ये दोनों वर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट नोट इस पे बहुत बारी आता है। आखिर क्या होता है प्रतिकूल चयन और क्या होता है ये नैतिकता के अभाव की समस्या, इसको ज़रा आपको ज़रा समझना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अपूर्ण सूचना के कारण प्रतिकूल चयन की समस्या का समाधान बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में पूर्ण व पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा के किया जा सकता है। मतलब क्या बोला इसने क्या बोला, ये कह रहा है कि भाई अपूर्ण सूचना के कारण प्रतिकूल चयन की समस्या का समाधान बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के संबंध पूर्ण व पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा के किया जा सकता है। पहले तो आप एक मिनट रुको ज़रा, लेमन ये कह रहा है कि भाई सूचना उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से गलत सिलेक्शन हो रहा है, गलत गाड़ी खरीद ली, तो वो क्या है, प्रतिकूल चयन है। ठीक है, अभी हम प्रतिकूल चयन और ये वाला दोनों वर्डों को अभी हम डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है अगर हम उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दें तो भाई ये प्रॉब्लम होएगी ही नहीं, गलत सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर हम उस बंदे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा दें कि जी ये चीज़ ऐसी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो लेमन समस्या का समाधान भी क्रेता को वस्तु के संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध करा के किया जा सकता है। जो खरीदने आ रहा है गाड़ी, अगर उसको गाड़ी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई ये गाड़ी ऐसी है और ये गाड़ी ऐसी है, सही इन्फॉर्मेशन और पूरी इन्फॉर्मेशन,
तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो अच्छी कार भी खरीदे, फिर वो बेकार गाड़ी क्यों खरीदेगा जब उसको पता ही चल जाएगा कि भाई क्या है। तो बाजार सूचना के आधार पर क्रेता अच्छी गुणवत्ता की वस्तु तथा घटिया वस्तु के बीच भेद कर पाएगा, डिफरेंस कर पाएगा कि आखिर हाँ ये गाड़ी इतनी महंगी क्यों मिल रही है और ये गाड़ी इतनी सस्ती क्यों है, आखिर इस गाड़ी के अंदर कुछ तो खास बात है कि ये गाड़ी महंगी मिल रही है, ये अच्छी है, और ये गाड़ी सस्ती मिल रही है, तो इसमें भाई प्रॉब्लम है। तो जब हम उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है, जब हम उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है वो समझे और अच्छी और बुरी गाड़ियों के बीच में भेद कर पाए और अच्छी गाड़ियाँ भी बिके। तो जब उसे पता चल जाएगा तो फिर वो अच्छी भी खरीदेगा, फिर क्या प्रॉब्लम है। तथा खराब वस्तुओं को क्रय करने से अपने आप को बचा पाएगा, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इसीलिए तो एडवर्स सिलेक्शन हो रहा है, गलत चयन हो रहा था। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन होगी तो नहीं होगा। बाजार सूचना में गारंटी और वारंटी देकर भी क्रेता को वस्तु की गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं तथा क्रेता को धोखे से बचाकर अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। भाई जो अच्छी गाड़ी का जो विक्रेता है उसे तो पता है ना मेरी गाड़ी कैसी है, उसे तो पता है मेरी गाड़ी कैसी है और मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो बंदा गारंटी या वारंटी भी देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं देख लूँगा, तो ऐसी उसमें उसको श्योरिटी हो जाएगी ना खरीदने वाले को कि हाँ भाई गाड़ी लगता है सही है, तभी तो गारंटी वारंटी भी दे रहा है, तो अच्छी गाड़ियाँ बिकेंगी। अभी मैंने आपको प्रतिकूल चयन नहीं बताया, प्रतिकूल चयन क्या होता है इसके बारे में भी। प्रतिकूल चयन का मतलब है बेसिकली गलत सिलेक्शन कर लेना, ठीक है। प्रतिकूल चयन का मतलब है बेसिकली गलत सिलेक्शन कर लेना। तो ये कह रहा है जो इसका समाधान है, किसका समाधान है बेटा? अपूर्ण सूचना का समाधान, कि कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए। तो कह रहा है या तो भाई उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराओ कि आखिर घटिया कारें में क्या दिक्कत है और बढ़िया कारों में क्या है, या तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराओ ताकि वो दोनों में डिफरेंस कर पाए और अच्छी गाड़ी को ख़रीद पाए, या उसको कोई गारंटी वारंटी दो कि भाई इतने टाइम पीरियड तक अगर इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हूँ, और अगर ऐसा होगा तो वो सिंपल सी बात है वही गाड़ी खरीदेगा जिसमें उसको गारंटी वारंटी मिल रही है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अच्छा, अब ज़रा देखिए, अब ये क्या कह रहा है, अब आता है नैतिकता के अभाव की समस्या। ये क्या दिक्कत है जी? नैतिकता के अभाव की समस्या, यह समस्या मुख्य रूप से बीमा कंपनी के सामने उत्पन्न होती है। वास्तव में नैतिकता के अभाव की समस्या वह समस्या है जिसमें कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष के कार्यों का या उसमें छिपी भावनाओं का आंकलन नहीं कर पाता। जैसे बीमा करवाते समय दो पक्ष होते हैं, एक वो पक्ष जो बीमा पॉलिसी लेता है खरीदने वाला, और एक वो पक्ष जो बीमा कंपनी का एजेंट है, बीमा बेचने वाला मतलब बीमा कंपनी। ऐसे में यदि बीमा पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति, बीमा खरीदने वाला, इंश्योरेंस खरीदने वाला अपनी कार्यालय की इमारत का आग से बचाव करने हेतु अग्नि बीमा पॉलिसी लेता है, मतलब वो चाहता है फायर इंश्योरेंस कराना चाहता है कि मेरी बिल्डिंग में अगर आग वगैरह लग जाए, तो भाई आप क्या करना, उसके लिए वो इंश्योरेंस खरीदना चाहता है। तो ऐसे में यदि वह इमारत में आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं करता, जिसकी वजह से इमारत आग की चपेट में आ जाए और वो उसका मुआवजा बीमा कंपनी से प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने को कहे, तो ऐसी स्थिति में नैतिकता के अभाव, मोरल हजार्ड की समस्या जो है उत्पन्न होती है। क्या बोला बेटा इसने ये बोला कि दो बंदे हैं, एक ए बंदा है और एक बी बंदा है, ठीक है। बी बंदा जो है वो कंपनी है इंश्योरेंस बेचने वाली, तो कंपनी ने ए को फायर इंश्योरेंस बेचा, फायर इंश्योरेंस, आग लगने का फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस इसने बेचा है, ठीक है। ए ने बोला कि भाई मैं अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ, आग वगैरह ना लगे इसलिए। तो अब ए व्यक्ति क्या कर रहा है,
ए व्यक्ति ने जब इंश्योरेंस खरीद लिया, कंपनी ने इंश्योरेंस बेच दिया, और इंश्योरेंस खरीदने के बाद अब ए क्या कर रहा है, ए जो है ना, ए का बिहेवियर चेंज हो गया। ज़रा ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा हूँ। ए का बिहेवियर चेंज हो गया और अब वो ना तो आग बुझाने वाली चीज़ें अपनी कंपनी के अंदर रख रखी, कुछ भी नहीं रख रखा, बस वो चाहता है आग लगे कैसे भी करके, क्योंकि आग लगेगी तो ही तो पैसे मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में बीमा खरीदने के बाद उनने अपना बिहेवियर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब वो चाहता है जल्दी से जल्दी आग लगे, और आग लगे कैसे भी करके, आग बुझाने वाले यंत्र वगैरह कुछ भी नहीं रख रखे उसने, और वो बस चाहता है कैसे भी करके आग लगे और मैं बीमा कंपनी से पैसे ले सकूं। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को कहते हैं मॉरल हज़ार्ड, नैतिकता का अभाव। क्योंकि बीमा एजेंट बीमा कराने वाले व्यक्ति के बारे में जो है अवलोकन नहीं कर पाता है, तथा बीमा सिद्धांत पूर्ण सद्विश्वास के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब कि सामने वाला जो बता रहा है वो सही बता रहा है, कोई गलत नहीं बता रहा, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि दोनों पक्ष सही सूचना एक दूसरे को प्रदान करते हैं, परंतु ऐसा ना होने के कारण ये बाजार विफलता का कारण बन जाता है। तो अभी मैं आपको दो वर्ड है, एक है प्रतिकूल चयन और एक है नैतिकता। ये दोनों वर्ड अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला यही चीज़ बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वे में क्या लिखना है ये मैं देखो, ये जो नैतिक भय और प्रतिकूल चयन, ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। होते क्या है ये तो मैंने आपको बता दें, लेकिन इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आपको ज़रा ध्यान से समझना है। मैंने आपको दो मार्केट के बारे में आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कार बाज़ार के बारे में, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया बीमा बाज़ार के बारे में। पहले तो आपको इन दोनों मार्केट के अंदर अपूर्ण सूचना कैसे इन दोनों मार्केट के अंदर इसको फेल कर देती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हम ऊपर बहुत ही अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, कार बाज़ार के अंदर मैंने अच्छी कार और बुरी कार का एग्जाम्पल दिया जिसको लेमन प्रॉब्लम कहते हैं, और बीमा बाज़ार के अंदर ये बोला कि जब कोई गाड़ी खरीदने आता है तो भाई गाड़ी खरीदने में भी दो पक्षों में से एक पक्ष के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। बीमा के अंदर भी यही होता है कि बीमा कंपनी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है, और जो बीमा खरीद रहा होता है उसके पास जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोनों ही बाज़ारों के बारे में आपको पहले मैंने बताया, और दोनों ही बाज़ारों के अंदर क्या होता है बेटा, दोनों ही बाज़ारों के अंदर सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहला जो प्रॉब्लम है इसको हम कहते हैं नैतिक भय कहते हैं, या नैतिकता का अभाव कह सकते हो। इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉरल हज़ार्ड। और बीमा बाज़ार में भी सेम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहला जो है ये है आपका नैतिक भय, मॉरल हज़ार्ड, और दूसरा जो होता है, या नैतिकता का अभाव भी कह सकते हो इसको, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं प्रतिकूल चयन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। सेम यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रतिकूल चयन। जहाँ जहाँ अपूर्ण सूचना होगी वहाँ वहाँ ये दोनों प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है बेटा। तो अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नैतिक भय और प्रतिकूल चयन बीमा बाज़ार में जो है कैसे क्रिएट होती है, बताइए जी। कार बाज़ार के अंदर कैसे क्रिएट होती है, बताइए जी। या नॉर्मल ये प्रॉब्लम होती क्या है ये बताइए। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नैतिक भय। मैं वैसे तो अभी ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ ये नैतिक भय, लेकिन एक बारी ज़रा ध्यान से दोबारा से समझिए। नैतिक भय अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले बीमा बाज़ार की, जो अभी हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था यहाँ पे, ये मॉरल हज़ार्ड का, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीमा बाज़ार में नैतिक भय का क्या मतलब है।
बीमा बाजार में नैतिक व्यय का ये मतलब होता है कि बेटा जब दो पक्ष होते हैं, और दो पक्ष होते हैं बीमा बाजार के अंदर, एक होती है कंपनी बीमा करने वाली और एक होता है व्यक्ति बीमा कराने वाला, एक ये और एक ये। तो ज़रा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब कंपनी ने व्यक्ति को बीमा बेच दिया, कोई भी वो बीमा हो सकता है, वो LIC भी हो सकता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है, फायर हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी स्कूटी में ताला लगाता हूँ रोज़, ठीक है, ताकि मेरी स्कूटी चोरी ना हो जाए, क्योंकि मेरी गली में चोरी बहुत होती है। अब मैंने जो है इंश्योरेंस करा लिया, मैंने इंश्योरेंस करा लिया चोरी का, कि भाई अगर मेरी गाड़ी चोरी होगी तो इंश्योरेंस कंपनी हर्जाना भुगतेगी। तो पहले तो बेटा मैं अपनी स्कूटी में ताला लगाता था, लेकिन जब मैंने इंश्योरेंस करा लिया, इंश्योरेंस कराने के बाद, इस लाइन को ज़रा ध्यान से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, इंश्योरेंस होने के बाद अब मैं लापरवाही बरत रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ अब मैं लापरवाही बरत रहा हूँ। मैं ताला ही नहीं लगाता, अब हो जाए चोरी होने दे तो, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तो है ना, मैं तो इंश्योरेंस करा लिया। तो इंश्योरेंस कराने के बाद मेरे बिहेवियर के अंदर क्या हो रहा है, मेरे बिहेवियर के अंदर चेंज हो रहा है, और ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ होती है। और एग्जांपल समझिए, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया कि जी मेरी हेल्थ को कुछ भी हो, मेरी हेल्थ को कुछ भी होगा तो बीमा कंपनी जो है झेलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, और ज़्यादा जो है बेटा सिगरेट शराब और ज़्यादा पीता हूँ, ताकि और मेरी हेल्थ ख़राब हो जाए। वो मुझे तो पता है मैंने इंश्योरेंस करा दिया। सेम LIC का भी सेम चक्कर है अपनी। अब जब मैंने LIC करा ली, इंश्योरेंस ले लिया, तो मैं जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, ऐसा बिहेवियर कर रहा हूँ कि उस चीज़ के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसने बोला, मैंने फायर इंश्योरेंस करा लिया। जैसे मान लो मेरा एक कोचिंग है, ठीक है, मैंने वहाँ पे फायर इंश्योरेंस करा लिया कि भाई आग वाग अगर लग जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी हर्जाना भुगतेगी उस चीज़ का। तो मैंने फायर इंश्योरेंस करा लिया। और पहले तो मैं क्या रखता था, जब इंश्योरेंस नहीं था तो आग बुझाने के सारे संयंत्र होते हैं, पहले तो सब रखता था। लेकिन जब मैंने इंश्योरेंस करा लिया, तो इंश्योरेंस कराने के बाद अब मैं कुछ भी नहीं रखता, उल्टा ऐसी हरकतें करता हूँ जिससे आग और ज़्यादा लगने के चांस और बढ़ जाए, क्योंकि मुझे तो पता है मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। तो ऐसे सभी परिस्थितियाँ इंश्योरेंस मार्केट में आती हैं, कोई भी इंश्योरेंस हो। जब इंश्योरेंस होने के बाद जो होता है ना बेटा, जिसने बीमा खरीदा है वो ऐसा बिहेवियर करता है, वो ऐसा बिहेवियर करता है कि उस चीज़ के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको बेटा हम क्या कहते हैं, नैतिक भय। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस चीज़ को नैतिक भय कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब पहले यहाँ पे समझिए प्रतिकूल चयन का जो है क्या मतलब होता है। प्रतिकूल चयन तो सिंपल है बेटा, गलत सिलेक्शन होना। प्रतिकूल का मतलब गलत सिलेक्शन होना। तो इसका मतलब क्या है, अब बीमा कंपनी में दो बंदे हैं, एक बीमा कंपनी और एक बीमा जिसका होना है। तो दोनों में से किसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, व्यक्ति के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बीमा कंपनी के पास कम इन्फॉर्मेशन है। अब वो कोई भी इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो सकता है बीमा कंपनी जो है गलत सिलेक्शन कर ले कि जिस व्यक्ति का जितने का बीमा होना भी नहीं चाहिए था उसका उतने का बीमा कर दे, क्योंकि बीमा कंपनी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। जब दो पक्षों में से एक पक्ष के पास किसी चीज़ की कम सूचना होती है, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, बीमा कंपनी के पास क्या होता है, उस घटना के घटित होने की जो संभावना है उसके बारे में ग्राहक से कम जानती है।
कि चोरी होगी या नहीं होगी, आग लगेगी या नहीं लगेगी, ये जो सारी चीज़ें हैं कस्टमर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभार बीमा कंपनी से गलती हो जाती है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम जो है बेटा एडवर्स सिलेक्शन जो है कहते हैं। तो बीमा बाज़ार में कैसे नैतिक व्यय और मोरल एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हज़ार्ड हो रहा है, ये पहले आपको समझना है। अब आ जाइए इधर कार मार्केट में। कार मार्केट के अंदर कैसे एडवर्स सिलेक्शन हो रहा है। अबे जो गाड़ी खरीदने आ रहा है उसके पास कम इन्फॉर्मेशन है और जिसकी गाड़ी है उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो एडवर्स सिलेक्शन क्या, वो एडवर्स सिलेक्शन में मैंने क्या बोला, वो सी बंदा जो भी, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में बोला कि ए और बी दो बंदे अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, ए की गाड़ी बढ़िया है, बी की गाड़ी थोड़ी घटिया है, उसमें प्रॉब्लम है गाड़ी में, लेकिन ए अपनी गाड़ी के ज़्यादा पैसे ले रहा है, बी कम पैसे ले रहा है, क्योंकि ए को तो पता है मेरी गाड़ी बढ़िया है, मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सी गलती कर गया, सी ने बी की गाड़ी खरीद ली। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, प्रतिकूल चयन, क्योंकि उसकी नज़र में तो सब गाड़ी बेकार ही है, उसकी नज़र में तो सब गाड़ी बेकार है, एक जैसी है। तो जो गाड़ी खरीदने आएगा तो कार का मालिक सब गाड़ी के बारे में सेम इन्फॉर्मेशन ही देगा। तो ऐसी उसमें जो गाड़ी खरीदने आएगा सेकंड हैंड कार मार्केट के अंदर यही होता है, गलत सिलेक्शन हो जाता है, गलत गाड़ी खरीद लेते हैं। तो अच्छी गाड़ियाँ बिकती नहीं है, अच्छी गाड़ियाँ मार्केट से बाहर हो जाती है, जिसको प्रतिकूल चयन कहते हैं, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बोला था। तो अब है नैतिक भय क्या होता है। नैतिक भय क्या होता है कार मार्केट के अंदर, ज़रा ध्यान से समझिए बेटा। नैतिक भय का मतलब मैंने इंश्योरेंस मार्केट में क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो अगर अभी मैंने ऊपर आपको बोला कि अगर अच्छी गाड़ियाँ बेचनी हैं तो क्या करना पड़ेगा, या तो भाई गारंटी वारंटी दो उस बंदे को, गारंटी वारंटी दो कि इतने टाइम पीरियड तक कुछ भी होगा तो मैं देख लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। या तो गारंटी वारंटी दो या उसे पूरी सूचना दो कि भाई ये गाड़ी ऐसी है और ये गाड़ी ऐसी है। तो अगर अब ज़रा ध्यान से समझिए, मान लीजिए ए व्यक्ति की गाड़ी अच्छी थी और बी व्यक्ति की गाड़ी बेकार थी, ठीक है, इसकी गाड़ी अच्छी थी और इसकी गाड़ी बेकार थी, और सी व्यक्ति गाड़ी खरीदने आया था। तो मान लो ए ने सी को बोला 1 लाख रुपए में गाड़ी बेच रहा था, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसने इसको गाड़ी बेची और इसको गारंटी वारंटी भी दी कि इतने टाइम पीरियड तक अगर कुछ भी होगा तो मैं करूँगा उसका हर्जाना, मैं भुगतूँगा। तो अब क्या होगा बेटा, अब जो है ना सी लापरवाह हो जाएगा। उसने बोला 1 साल के अंदर अंदर कुछ भी होगा ना गाड़ी में तो मैं करूँगा, तो टेंशन ना ले। तो अब सी के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। अब सी को पता है कि इसका हर्जाना कौन भुगतने वाला है, ए भुगतने वाला है, मेरा क्या, ए करेगा। तो ऐसी स्थिति में सी के बिहेवियर में क्या होगा, सी के बिहेवियर में चेंज आएगा, लेकिन चेंज आएगा, वो गलत तरीके से गाड़ी चलाएगा, ये करेगा। लेकिन जो कार मार्केट होती है, कार मार्केट में खासकर क्या होता है, क्योंकि ए को तो पता है कि अगर मैंने इसको गारंटी दी तो क्या होगा बेटा, इसको पता है अगर ए ने गारंटी दी सी को तो सी फिर लापरवाह हो जाएगा और फिर गाड़ी को गलत तरीके से चलाएगा। तो इसी वजह से और सारा जाना इस पे हो जाएगा। तो मान लो इसने इसको गारंटी दी, ठीक है, और ने गाड़ी गलत तरीके से चलाई, गाड़ी में कुछ हो गया, तो फिर सी ए के पास आएगा कि तूने बोला था 1 साल तक कुछ भी होगा गाड़ी में तो तू करेगा, ये गाड़ी में देखिए क्या हो गया। तो अब ए क्या बोलेगा सी को, ए तो यही बोलेगा तूने गाड़ी गलत तरीके से चलाई होगी। तो ए जो अच्छी गाड़ी के विक्रेता होते हैं वो गारंटी और वारंटी देने से क्यों डरते हैं ज़्यादा, कि उन्हें पता है मैंने इनको गारंटी दी, ए फिर गाड़ी को गलत तरीके से चलाएगा और फिर ठोक ठाक के मेरे पास ले आएगा और फिर बोलेगा ला इसका हर्जाना दे। तो ए ऐसी स्थिति में क्या बोलेगा, फिर ए ऐसी स्थिति में ये बोलेगा कि भाई तूने ही गाड़ी को क्या करा है, तूने ही गाड़ी को जो है गलत तरीके से चलाया है, तो मैं इसका हर्जाना जो है
नहीं भरूंगा। तो ये क्या है, ये है नैतिक भय की समस्या। ठीक है कि भाई जो ए व्यक्ति है वो दो चीज़ें बोल सकता है बेटा, कि तूने गाड़ी को गलत तरीके से चलाया है, मैं जो है तूने ही लापरवाही की है, मैं नहीं भरूंगा इस कर्जाना। या हो सकता है ए गारंटी देने के बाद मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जब जब ए ने बेच तो दी गाड़ी, ए ने बेच तो दी गाड़ी, वारंटी के साथ बेच दी, लेकिन बेचने के बाद जब उसको वारंटी दे दी तो अब क्या हुआ, अब जो है जो सी है, सी के व्यवहार के अंदर क्या होगा, सी के व्यवहार के अंदर चेंज आया। उसे पता है 1 साल तक कुछ भी होगा तो यही झेलेगा सारा का सारा। तो अब उसके व्यवहार में चेंज आया और वो गाड़ी को गलत तरीके से चला रहा है, ठोक ठाक के ले आया इसके पास और अब उससे पैसे मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में बेटा यही प्रॉब्लम होती है गाड़ी वाली मार्केट के अंदर, कि गाड़ी के मार्केट के अंदर जो अच्छी गाड़ी के जो विक्रेता होते हैं ना, वो वारंटी नहीं देते, क्योंकि उसे पता है जैसे ही मैं इसको वारंटी दूंगा ये क्या करेगा, गाड़ी गलत तरीके से चलाएगा। तो इसी चीज़ को नैतिक भय की समस्या कहते हैं। किसमें, कार बाज़ार में। देने के बाद बिहेवियर के चेंज आ रहा है, गाड़ी बेची, वारंटी दी और उसके बाद जो खरीदने वाला है वो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आ रहा है। तो दोनों ही मार्केट के अंदर मॉरल हज़ार्ड, एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, कार बाज़ार, बीमा बाज़ार, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से तो ये गारंटी नहीं देगा, ये गारंटी नहीं देगा, तो गारंटी नहीं देगा तो बेटा इसकी गाड़ी नहीं बिकेगी, गाड़ी नहीं बिकेगी तो बाज़ार से गाड़ी चली जाएगी और केवल कौन सी गाड़ी बिकेगी, केवल बेकार गाड़ियाँ ही बिकेंगी, अच्छी गाड़ियाँ जो है वो बिकेगी ही नहीं। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, एक लाइन है, एक लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। इसे जो है ग्रेशम का नियम कहते हैं। इस जैसे बुरा पैसा अच्छे पैसे को बाज़ार से बाहर कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से पुरानी कारें भी अच्छी कारों को क्या कर देती है, बाहर कर देती हैं। ये लाइन भी आप इसके अंदर लिख के आ सकते हो कि जिस प्रकार ग्रेशम जो कार मार्केट है ना, वो ग्रेशम के नियम के समान है। ग्रेशम, ये ग्रेशम क्या कहता है ये नियम, कि जो बुरा पैसा होता है वो अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पुरानी कार मार्केट होती है उसमें बुरी कारें अच्छी कारों को क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। इसमें प्रॉपर आपको क्या लिखना है, इसमें तो बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है, बट इतना भी आप पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा। बट और अगर ज़्यादा लिखना चाहो तो और ज़्यादा जो है इसके अंदर अगर आपको लिखना है तो मैं प्रॉपर इसमें आपको भेज दूंगा। बीमा के अंदर आपको क्या लिखना है और कार के अंदर क्या लिखना है, लेमन प्रॉब्लम को अच्छे से आप कैसे लिखोगे विद एग्जांपल, तो वो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, नैतिक भय, मोरल हज़ार्ड, ये सारा मैं आपको भेज दूंगा। एक और है इसके अंदर, ये देख लीजिए। ये क्या दिक्कत है जी, प्रदानकर्ता की समस्या। कह रहा है ये समस्या तब उत्पन्न, वही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा, इसका कोई वो नहीं है। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब कंपनी का ओनर और कंपनी का प्रबंधक दोनों के हितों में अंतर पाया जाता है, मतलब एक कुछ और चाहता है और दूसरा कुछ और चाहता है। वर्तमान में सभी व्यवसाय अपने कंपनी के स्वामी अलग अलग होते हैं, मतलब ओनर कोई और है, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है, कंपनी का एजेंट अलग होता है, मालिक अलग होते हैं। कंपनी का स्वामी चाहता है कि अधिक से अधिक कंपनी को लाभ हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, ओनर तो यही चाहेगा ना। और इसके विपरीत कंपनी का एजेंट चाहता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, वो ये चाहता है। कर्मचारी चाहते हैं सैलरी मिले, मालिक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोनों के हितों के अंतर होने के कारण प्रधानता की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। एक चाहता है ज़्यादा सैलरी मिले, वर्कर चाहता है ज़्यादा सैलरी, मालिक चाहता है ज़्यादा प्रॉफिट। तो दोनों के टारगेट, दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है, क्योंकि यदि मैनेजर को अधिक वेतन दिया जाएगा तो उसके द्वारा काम कम किया जाए तो कंपनी का लाभ कम हो जाएगा। क्या बोला उसने, अगर हम मैनेजर को वेतन अधिक दे दें कि चल ले ठीक है तू ज़्यादा सैलरी ले ले, तो ज़्यादा सैलरी से बंदा फिर आलसी हो जाता है, काम कम करेगा और काम कम होगा तो लाभ कम हो जाएगा। तो इस समस्या के बचाव के दो उपाय हैं, जिसके प्रयोग में कंपनी और मालिक दोनों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में,
ज़्यादा सैलरी देना भी हानिकारक है, बंदा आलसी हो जाता है, काम नहीं करता फिर। और कम देना भी हानिकारक है, तो फिर करे क्या? ज़्यादा भी हानिकारक, कम भी हानिकारक, अबे तो फिर करे क्या? कंपनी के कार्यरत कर्मचारी और प्रबंधकों को अभिप्रेरित करके या बोनस या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना चाहिए, और लक्ष्य आधारित कार्य देने चाहिए, टारगेट बेस वर्क देना चाहिए कि इतना टारगेट करोगे तो आपको ऐसा हो, ये चीज़ें मिल सकती है, इतना करोगे तो ऐसा। ये इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा वो नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आना वाना नहीं है एग्ज़ाम में। आपको बस सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है वो है ये बीमा बाजार और कार मार्केट लेमन प्रॉब्लम, और ये नैतिक व्यय मोरल हजार्ड क्या होते हैं, ये लेमन प्रॉब्लम क्या है, अपूर्ण सूचना क्या होती है, और आखिर ये कैसे मार्केट फेलियर का रीज़न है। ये सारे चीज़ें बेटा बहुत बारी एग्ज़ाम में आई हुई हैं। ठीक है जी।